गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज हम साइंस में लेसन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम है स्टूडेंट जीव जनन कैसे करते हैं, यानी एक सजीव से दूसरा सजीव किस प्रकार से उत्पन्न होता है। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जीवों के जनन की क्रियाविधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें। जीव जनन क्यों करते हैं? वास्तव में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी विशिष्ट व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। यानी वास्तव में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रियाओं की तुलना में किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, लेकिन दूसरी ओर जीव की संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यानी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए काफ़ी प्रमाण में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। यानी जीवों का जनन किसी प्रजाति के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। कक्षा में इस प्रश्न का संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। क्यों एक जीव दूसरा जीव उत्पन्न करता है? इसका जीवन से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन आने वाली प्रजाति के साथ डियर स्टूडेंट इसका संबंध होता है। देखिए कैसे। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। आज हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के करोड़ों की संख्या में जीव देखने को मिलते हैं। सबकी संरचना, सबकी जाति, सबकी प्रजाति, सबका आहार, सबका विचार, सबका स्वभाव अलग होता है। कोई हिंसक स्वभाव का है तो कोई शांत स्वभाव का है। यानी प्रत्येक जीव क्या कर रहा है? जनन कर रहा है। यदि वह एकल जीव होता, कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि नहीं उत्पन्न करता, तो संभव हमें उसके अस्तित्व का पता नहीं चलता। यानी अगर एक सजीव दूसरा सजीव उत्पन्न ना करे तो हो सकता है कि निकट भविष्य में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। किसी स्पीशीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। यानी किसी जीव की ज़्यादा संख्या हो तो हमें पता चलता है कि यह जीव हमारे पर्यावरण में है, इसका हमारे पर्यावरण में अस्तित्व है। सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। यानी एक समान दिखाई देने वाले जीवों को हम एक समान जाति का मानते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखता है। यानी जीव क्या होता है? एक से अधिक जीवों को अपने सदृश उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? एक से अधिक जीवों को अपने जैसा उत्पन्न करते हैं और उनको एक से अधिक प्रजाति हमें दिखाई देती है। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं? यह एक क्वेश्चन है। क्या जीव पूर्णतः अपने जैसी प्रकृति का सृजन करते हैं या नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, विभिन्न जीवों के अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश्य प्रतीत होते हैं। यानी सभी जीवों का आकृति, आकार, अभिकल्प सब समान होता है, इसलिए वे एक जैसा दिखते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। यानी उनका ब्लूप्रिंट भी क्या हो स्टूडेंट? समान हो। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जीवन जनन के लिए प्रत्येक जीव एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ब्लूप्रिंट यानी डीएनए के स्वरूप में वो ब्लूप्रिंट हो सकता है स्टूडेंट।
वो ब्लूप्रिंट आरएनए के स्वरूप में हो सकता है। यानी एक सजीव अपनी कुछ संतति को, जैसे ए है पितृ सजीव, इसकी एक संतति है बी, इसके कुछ लक्षण बी में चले जाएंगे। जैसे आपकी दादी, आपकी मम्मी या आपके फुआ, आपके रिश्तेदार कहते हैं ये बिल्कुल अपने छोटे अपने पिता के पे गया है, यानी अपने पिता जैसा इसका व्यवहार है। कुछ लोग कहते हैं ये अपनी माता की तरह व्यवहार करता है। यानी कुछ ना कुछ लक्षण एक जीव से दूसरे सजीव में पहुंच जाते हैं। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए का पूरा नाम स्टूडेंट, डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का पूरा नाम है। कहते हैं कि डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना होती है। यानी कोशिका केंद्र में क्या होता है, डीएनए के संश्लेषण के लिए एक सूचना होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था से बनने वाला प्रोटीन भिन्न होगा। अरे संदेश अलग होगा तो जो ए से सजीव बी उत्पन्न होगा उसका पूरा स्वरूप ही ए की तुलना में क्या होगा, अलग होगा। अतः प्रोटीन जब अलग होगा तो शारीरिक बनावट भी अलग होगी। अगर प्रोटीन एक जैसा होगा तो शारीरिक बनावट भी एक जैसी ही होगी। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिक्रिया बनती है तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलता। यानी प्रत्येक प्रतिकृति डीएनए की काम की होती है, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रियाओं का अनुरक्षण तो संगठित कोश की संरचना तो नहीं होगी। इसलिए डीएनए प्रतिकृति बनने के साथ साथ पूरी दूसरी कोशिका संरचनाओं का सृजन भी होता है। यानी डीएनए प्रतिकृति तो बनती है, साथ साथ अन्य कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियाँ भी अलग हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक कोशिका विभाजित होती है और दो कोशिका बनती है। जैसे हम बात कर रहे हैं आपका अमीबा। अमीबा में आपने पढ़ा है कि इसके दो भाग होते हैं, और जो ये दोनों भाग बने हैं किससे बने हैं, इससे बने हैं। तो इसकी तुलना में इन दोनों में कुछ ना कुछ गुणधर्म क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। यह दोनों कोशिका यद्यपि एक समान है, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप हैं? जी नहीं, इसमें कुछ ना कुछ भिन्नता होगी। इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने वाले ने प्रकृति कितनी दक्षता के साथ बनाई है। यानी अत्यधिक दक्षता है तो सजीव क्या होगा, एक जैसे दिखाई देंगे। अगर अत्यधिक दक्षता नहीं है तो सजीवों में भी अलग अलग स्वरूप दिखाई देगा। प्रतिक्रिया की प्रक्रियाएं कितनी यथार्थता से संपादित होती है, कोई भी जीव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए की प्रतिक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। यानी चाहे वो बालक हो चाहे पिता हो, उस डीएनए में कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी जरूर होगी, अलगाव जरूर होगा। हो सकता है कुछ विभिन्नता इतनी उग्र हो कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित ना हो पाए। हो सके कि बालक का डीएनए पिता से मैच तो करे लेकिन उसका विचार बिल्कुल ना मैच करे। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है। यानी अपने मूल कोशिका से अगर कोई कोशिका अलग है, अगर वो उस कोशिका सर्वाइव नहीं कर पा रही तो मर जाएगी। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती, अतः संतति कोशिका समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। जन्म में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, और इसी जैव विकास के आधार को हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे।
चलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं विभिन्नता का महत्व। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान और निकेत ग्रहण करती है। यदि किसी एक विशिष्ट पर्यावरण में वो जन्म लेते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो उसे विशिष्ट निकेत की योग्य बनाती है। एक विशिष्ट पर्यावरण के योग्य वह जीव रहता है। किसी प्रजाति की समष्टि स्थायित्व का संबंध जनन से, वो किस प्रकार से जन्म ले रहा है। परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं, जीवों के नियंत्रण से बाहर है। निकेत का मतलब होता है कि वह पर्यावरण और जीवों के बीच में वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं। पृथ्वी का तापमान कम और ज़्यादा हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन आ सकता है, किसी उल्कापिंड से टकराया हो जा सकता है। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल तथा निकेत से उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी हो जाता है। परंतु यदि समुष्ट जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो इन परिवर्तनों को सहन कर पाएंगे और वह, मान लीजिए शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है। अगर क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है तो जल में तापमान बढ़ जाएगा तो ये क्या होंगे, जीवाणु मर जाएंगे। लेकिन अगर उसमें से कुछ जीवाणु बच जाएं तो इसका मतलब ये है कि वे गर्मी को सहन कर पा रहे हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए उपयोगी है। अगर विभिन्नता नहीं रहेगी तो कोई भी सजीव अपने अस्तित्व को टिका कर नहीं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ